हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है क्लास 12th फिजिक्स के जो है 15 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन विद आंसर जो है सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लासेस जो है हमारे चैनल पर डेली आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं वो वहीं पर मैं आप शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास शुरू करते हैं। क्या आप 90% लाने के टेंशन में हो? आराम से सांस लो, क्योंकि आपके लिए है टॉपर्स मेकर बैच, जिसमें पिछले 10 वर्षों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, पिछले 3 वर्षों के अनसॉल्व्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस, पीसीएम के जबरदस्त फॉर्मूला नोट्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपर्स नोट्स, ये सब अभी सिर्फ 199 में मिलेगा। तो एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अभी बैच ज्वाइन करो, देर मत करो। अगर ऐसे ही लिमिटेड टाइम में 90% स्कोर करना है, जल्दी करो, सीट्स लिमिटेड हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अनओमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या फिर अनओमी प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसका एक उदाहरण भी देख दीजिए। देखिए यहाँ पर अनओमी प्रतिरोध पूछा सकता है, या फिर ओमी परिपथ या अनओमी परिपथ क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछा सकता है। जहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है इसकी जगह पर हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनओमी परिपथ किन्हें कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो V/I का अनुपात होता है आरएनए के प्रतिरोध, जिनके लिए नियत रहता है, ऐसे जो परिपथ होते हैं वो आपके होते हैं ओमी परिपथ, और जिनमें R का मान नियत नहीं होता है वो आपके होते हैं अनओमी परिपथ। सिंपल तरीके से अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वहां पर उन्हें क्या बोला जाता है, ओमी परिपथ बोला जाता है। और ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें यहाँ पर अनओमी परिपथ जो है बोला जाता है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अनओमी परिपथ की, और इसका जो प्रतिरोध होता है वही आपका अनओमी प्रतिरोध कहलाता है। तो सभी धात्विक चालक के परिपथ जिनमें जो है यहाँ पर ओम के नियम का पालन नहीं होता है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, उन्हें अनओमी परिपथ बोला जाता है। और अगर ओम के नियम का पालन होता है तो ऐसे परिपथों को ओमी परिपथ यहाँ पर बोला जाता है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ऐसे परिपथों के लिए जो है यहाँ पर V तथा I मतलब वोल्टेज और धारा का जो ग्राफ है ये हमेशा जो है एक सरल रेखा नहीं आता है, बल्कि वक्राकार हो जाता है। कैसे परिपथ, अगर आपका परिपथ अनओमी है तो ऐसे परिपथों के लिए कभी भी वोल्टेज और धारा का जो ग्राफ होता है ये सरल रेखा नहीं आता है, बल्कि ये क्या होता है, ये वक्राकार हो जाता है। और ये ग्राफ जो होते हैं अरैखिक अभिलक्षण यहाँ पर कहलाते हैं। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि VI अरैखिक अभिलक्षण ग्राफ प्रदर्शित करिए। तो ये भी याद रखिएगा, ओमी परिपथ जो होंगे उनके लिए तो V और I में सरल रेखा प्राप्त होगी, लेकिन अनओमी में वक्राकार यहाँ पर जो है भाग प्राप्त होता है। एग्जाम्पल की बात हुई तो एग्जाम्पल में बता सकते हैं, जैसे कि टार्च का बल्ब, वैद्युत बल्ब, डायोड, इसके अलावा डायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, द्रव अपद्रव्य आदि। यहाँ पर मैंने ओमी और अनओमी के ये एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। देखिए आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं ये तो परिभाषा पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। कोई भी सेल जो होता है उस सेल के अंदर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर धारा जब प्रवाहित होती है, तो जब धारा सेल के अंदर प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में, सेल के मतलब दोनों प्लेटों के बीच, सेल के अंदर 2 प्लेटें होंगी सेल में, तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है, जिसके कारण वही आपका क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। और इसे हमेशा स्मॉल r से जो है प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखिएगा, ये तार की लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यहाँ पर जो सेलों के बीच में घोल भरा जाता है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, जो विद्युत अपघट्य भरा जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अपघट्य का जो ताप होता है उस ताप पर निर्भर करता है। तो इन सभी कारकों पर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पर लिखना है।
क्या बताया गया कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध या फिर बोल सकते हैं उत्पन्न रुकावट को जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे जो है स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन में आपके पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं तब केवल आपको यही लिखना है। ये मैंने साथ में इसके कारक भी बता दिए कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो वही बताया गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी पर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हैं यानी कि जो प्लेटों के बीच की दूरी है इस पर निर्भर करता है, यानी कि दूरी के समानुपाती होता है। ये याद रखिएगा कि ये जो है प्लेटों की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध। इसके अलावा ये जो है डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल के जो है हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विद्युत अपघट्य की प्रकृति व सांद्रता की बात करें तो सांद्रता की समानुपाती होता है। सांद्रता को सी से भी लिखा जाता है, ठीक है, सी के अनुक्रमानुपाती होता है। अपघट्य के ताप जिसे आप थीटा से लिखते हैं, इस थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध जो है इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अक्सर जो है पेपर में ये पूछा जाता है आपसे, तो ये कैसे आप यहाँ पर इसको जो है बता सकते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आपको लघु उत्तरी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर समझाइए। हो सकता है यहाँ पर एक नियम भी पेपर में पूछ लिया जाए कि किरचॉफ के पहले नियम के बारे में बताइए या किरचॉफ का दूसरा नियम बताइए। ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला नियम जो है जिसे हम लोग यहाँ पर प्रथम नियम बोलते हैं या फिर इसे जो है धारा नियम भी बोला जाता है। प्रथम नियम या फिर धारा नियम। इस नियम में याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए इसमें ध्यान दीजिए कई सारे ये तार हैं और ये सभी एक ही बिंदु पर कनेक्टेड हैं। इसमें मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही, इसमें अंदर की ओर आ रही, यहाँ पर भी धारा मान लीजिए अंदर की ओर आ रही, बाकी इन सभी में धारा जो है वो बाहर की ओर जा रही है, लेकिन ये सभी क्या हैं, एक ही बिंदु पर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ ने क्या नियम दिया है, पहला नियम कि सिग्मा आई बराबर हमेशा 0 होता है। मतलब ये जो बिंदु है इससे बोलते हैं संधि। तो यहाँ पर जो मैंने आपको प्रथम नियम, धारा नियम, इसे संधि नियम भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, संधि नियम। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, संधि। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब यहाँ पर इन सभी का जो योग होगा धाराओं का, ये कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो बीजगणितीय योग को ही सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर नियम क्या बताएंगे कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। बाकी पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं कुछ, एक तो जितनी धाराएं, जिन धाराओं के मान संधि की ओर है, मतलब जिनकी दिशा संधि की ओर होती है, उनके मान हमेशा पॉजिटिव ले जाते हैं, और जो धाराएं संधि से बाहर जाती हैं उनका मान हमेशा निगेटिव लिया जाता है। ये याद रखिएगा। तो वही आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका पहला नियम यानी कि जो संधि का नियम है, इसे बताया गया है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ये क्या होता है, 0 होता है, जिससे आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये लिखा I1 और I2 क्या हो रहा है, संधि की तरफ जा रहे हैं, I3 I4 जो है संधि से दूर जा रहे हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यदि संधि O, जो आपका बिंदु O दिया गया, ये इसकी ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 I2। बाकी संधि से दूर जाने वाली धाराएं कौन सी हैं, I3 है, I4 है, I5 है। तो मैंने पॉइंट क्या बताया था, जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं उनका मान पॉजिटिव और जो दूर जाती हैं उनका मान निगेटिव लेते हैं। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर
अर्थात I1 प्लस I2 ये दोनों संधि की तरफ आ रहे हैं इसलिए प्लस में, बाकी I3 आपका बाहर जा रहा था, I4 I5 की संधि से दूर जा रहे थे तो इनके मान माइनस मिलेंगे और इन सभी का योग क्या होगा 0। बीजगणितीय योग बोला गया, मतलब चिन्ह सहित ही यूज करना है। ये दोनों पॉजिटिव क्योंकि संधि की तरफ आ रहे हैं, ये संधि से दूर जा रहे हैं नेगेटिव, मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर, अगर ये दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। अब इससे देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि जो ये सूत्र मिला है आपको, एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए, ये जो सूत्र मिला है आपको यहाँ पर, ये इसमें देखिए I1 और I2 क्या है, ये संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, I3 I4 क्या है, संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो आप इस नियम को कैसे बता सकते हैं कि संधि की ओर मिलने वाली धाराओं का योग जो होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ऐसा भी आप बता सकते हैं। तो वही बताया गया कि इस प्रकार जो है संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। कुछ विशेष पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव में भी ये काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का मान हमेशा धनात्मक आपको लेना है, न्यूमेरिकल में भी काम करेगा, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है। पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर केवल आपको नियम ही लिखना है जितना बताया गया, ये नोट पॉइंट लिखने की कोई जरूरत वहां पर नहीं है। बाकी यह नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, ये याद रखिएगा कि ये हमेशा ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो पहला नियम है किस नियम को व्यक्त करता है, तो ये नियम आपका आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है और इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसे जो है धारा नियम भी बोला जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किसके, द्वितीय नियम की। ये तो हो गया पहला नियम। अब समझिए आप सेकंड नियम। सेकंड के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक परिपथ दिया गया है, इस तरह से यहाँ पर जो है एक बंद परिपथ दे दिया गया है। अब इस परिपथ में यहाँ पर मान लीजिए सेल लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ इसका प्रतिरोध है, यहाँ पर कुछ प्रतिरोध दिया गया आपको, ठीक है। यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इस तरीके से इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर इनका जो दूसरा नियम है यानी कि जो सेकंड नियम है इसे लूप का नियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लूप नियम या फिर पाश नियम। याद रखिएगा, सेकंड नियम को द्वितीय नियम, लूप नियम या पाश नियम बोला जाता है। नियम क्या है, नियम बहुत ही सिंपल है, सिग्मा आई इंटू आर बराबर होता है सिग्मा ई। ये दूसरा नियम है, पहला आपका सिंपल ही था, सीधे सीधे सिग्मा आई बराबर 0 हो जाता है। यहां पर क्या बताया गया, आई इंटू आर बराबर ही सिग्मा बीजगणितीय योग है। मतलब इन्होंने बताया है किरचॉफ ने कि किसी भी बंद परिपथ का मतलब जैसे कि ये एक पूरा का पूरा बंद परिपथ दिया गया, तो किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली जो धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध है, किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली जो धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध हैं, इन सभी के गुणनफल मतलब I इंटू आर किया गया, मतलब इन दोनों का गुणा किया गया, तो इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग, क्योंकि यहां पर भी धारा है, यहां पर भी धारा है, ये प्रतिरोध है तो ये प्रतिरोध, इन सभी के बीजगणितीय योग का मान जो होगा वो यहाँ पर इस परिपथ में कार्य करने वाले जो सेल होंगे इनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया ये आपका की पॉइंट है, यही मेन नियम है। क्या बताया गया कि किसी भी बंद परिपथ या फिर बंद पास या बंद लूप के अंदर बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है ये हमेशा उस परिपथ में लगे हुए सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका सेकंड नियम जो है वो बताना रहेगा। तो वही ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर जो द्वितीय नियम है बताया गया है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है ये उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिससे आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा आई इंटू आर बराबर
सिग्मा ई, यानी कि जितनी भी धाराएं और प्रतिरोध होंगे, मतलब I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 प्लस डॉट डॉट IN इंटू RN, जितने होंगे उस बंद पास में उन सभी में धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल ये बराबर किसके होगा? विद्युत वाहक बलों के E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट EN, ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम, ये मेन नियम है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि पहले ही बताया गया समुचित आरेख बनाकर। तो पहला तो आपने आरेख देख लिया, अब दूसरा आरेख देखिए। यहाँ पर देखिए एक बंद पाश बनाया गया है, एक लूप बनाया गया। सबसे पहला सेल लगा हुआ है जिसका कि विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1, प्लस वाले सिरे से धारा आ रही है I1, ये आपका प्रतिरोध लगा हुआ है R1। यहाँ पर देखिए दूसरा सेल है, मान लेते हैं E2, इसका विद्युत वाहक बल, यहाँ से धारा आ रही। अब जब धारा यहाँ से और यहाँ से आ रही तो इस बिंदु पर पहुँचने के बाद धारा क्या होगी? दोनों जुड़ जाएंगी और दोनों जुड़ने के बाद इस तरफ जाएंगी इसमें। तो I1 प्लस I2 दोनों का योग अब आपको दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस वाले में हम लोग जो है यही जो पॉस का नियम आपको बताया गया, लूप का नियम आपको बताया गया है, इसी के बारे में अब आपको यहाँ पर यूज़ करना है। यानी कि अब गणना कैसे करनी है वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। पास नियम या लूप नियम आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पास नियम से अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो बंद पास हैं। एक तो आपका ये दिया गया है, इसका क्रम मान लीजिए हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है। क्रम पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बंद पास A B C D A, ऐसा ध्यान दीजिए A B C D A, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर एंड करना है, A B C D A में। इस वाले में अब आपको ये जो बंद पास लिया गया है, अब इसमें आपको लूप नियम जो है यहाँ पर यूज करना है। तो जब लूप नियम आप यहाँ पर यूज करेंगे तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया, तो मैंने क्या बताया, इसमें जितने भी प्रतिरोध और धारा है, पहले देखिए I1 है, इसके संगत प्रतिरोध क्या है? R1, ये लिख दीजिए आप I1 इंटू R1 प्लस। अब यहाँ पर समझिए, हमेशा जैसे कि मैंने क्रम क्या बताया, इस तरह से ये इसका क्रम है, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस क्रम में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर समझिए ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर धारा के विपरीत यहाँ पर जो आपने क्रम लिया है बंद पास का, वो A B C D A है, तो इसका मतलब क्रम कैसा है? इस तरह से दिया गया ये, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, क्रम के विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो धारा आ रही है इसके विपरीत जो क्रम हम लोगों ने लिया है वो A B C, तो जब भी उसके विपरीत धारा प्रवाहित होगी तो उसका मान पॉजिटिव ना लेकर फिर निगेटिव लेंगे। यानी कि अब यहाँ पर कितना आएगा? I2 इंटू R2, ये I2 और ये आपका R2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विपरीत है, इसकी दिशा जो है विपरीत है, इसलिए अब आपका ये हो जाएगा E1 और इसका मान जो लेंगे वो माइनस। तो ये याद रखिएगा निगेटिव, क्यों? क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में है, इसलिए। तो एक तो समीकरण आपका ये बना। अब हम लोग दूसरे वाले लूप की बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब इस वाले में ध्यान दीजिए, अब आपका ये बंद पास मान लीजिए सेकंड है, इसमें भी इसी क्रम में ध्यान दीजिए, इस तरह से इसको ध्यान दीजिए, बंद पास B E F C B, B E F C B में ये लिया गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने ये क्रम लिया है तो ध्यान दीजिए इस तरह से लिया, तो धारा तो इसी दिशा में आ रही है यहाँ पर, तो I2 का मान तो पॉजिटिव ही रहेगा, I2 इंटू में हो जाएगा R2। अब फिर ध्यान दीजिए इस तरफ जब जा रहे हैं आगे तो देखिए इसका भी यहाँ पर क्रम वही है, मतलब दिशा वही है सेम, तो यहाँ पर प्लस लगाइए। लेकिन अब की बार दोनों धाराएं हैं तो अब दोनों लिखेंगे, यानी कि I1 प्लस I2 और इंटू में इसके संगत प्रतिरोध क्या है? R3 बराबर में ध्यान दीजिए। अब इस वाले परिपथ में जो विद्युत वाहक बल लगा हुआ है वो केवल E2 है, तो अब यहाँ पर आपको
केवल E2 ही यूज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा। तो ये बंद पास नियम है, ये नियम आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से आप यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको किस तरह से नियम यूज करना है वो भी मैंने बता दिया, दोनों किरचॉफ के नियम भी बता दिए गए। दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर भी कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको तैयार होने चाहिए। इनकी जो देखिए, जो मैं मुख्य पॉइंट लिख देता हूँ, ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बताया गया कि यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। पहला वाला नियम क्या था आपका, आवेश संरक्षण को व्यक्त कर रहा था। ये किसको व्यक्त करता है, ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का उल्टता नियम बोलते हैं। पहले नियम को क्या बोला जाता था, धारा नियम, इसे उल्टता नियम बोला जाता है। इसके अलावा मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, जो अभी मैं समझा रहा था कि अगर आपकी मुख्य धारा ये है और इसी दिशा में आप यहाँ पर क्रम ले रहे हैं, तो वही बताया गया कि मुख्य धारा और इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान ले रहे हैं तो इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा ई का। परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, अगर मुख्य धारा आपकी इस तरफ प्रवाहित हो रही है और आप धारा की दिशा विपरीत ले रहे हैं, तो उस समय ई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यही चीजें मैंने आपको बताई। तो ये मुख्य पॉइंट याद रखिएगा, तो न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अब कह रहा है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन केवल 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, अति लघु उत्तरी में, तो केवल आपको नियम लिखना है। लेकिन अगर लघु उत्तरी में आ रहा तो इसका डेरिवेशन भी करना है आपको। इसके नियम के लिए एक समीकरण याद रखना है बस। समीकरण क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये आपका जो है यहाँ पर क्या कहलाता है, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम जो है, इस तरह से आपको ये समीकरण याद रखना है बस। देखिए ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। dl यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका समाकलन किया जा रहा है, तो समाकलन किसी न किसी के सापेक्ष किया जाएगा, तो dl मतलब लंबाई के सापेक्ष। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, ये यहाँ पर धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, एक फिगर में प्रदर्शित कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक चालक तार है और इस तार में जो है यहाँ पर आई प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो है इस तार के चारों ओर जो है एक वृत्तीय पथ की परिकल्पना कर दी गई है। इस तरह से यहाँ पर जो है एक वृत्तीय पथ की जो है क्या की गई है, परिकल्पना कर दी गई है। और यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसका जो ये केंद्र बिंदु है, ये क्या है, O मान लेते हैं। और यहाँ पर केंद्र से इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या को आप मान लीजिए R है। अब यहाँ पर बिंदु पर एक अल्पांश लेते हैं। यहाँ पर जो अल्पांश है, इसी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस त्रिज्या के लंबवत, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जो है B की बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया, तो dl जो होगा इसकी दिशा भी इसी ओर होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है आपका, यानी कि dl, ये हमेशा अल्पांश के लंबवत, अल्पांश अगर इस तरह तो इसके लंबवत, तो यहाँ पर ये अल्पांश लिया है तो इसी के लंबवत आपका ये dl हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो कोई बिंदु मान लीजिए P। तो सबसे पहले देखिए ये एक चालक था, इस चालक के चारों ओर हम लोगों ने यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ की क्या की है, कल्पना की है, यानी कि एक बंद परिपथ बनाया गया है। तो अब आप इस नियम को कैसे बताएंगे, आप बता सकते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, ये उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही यहाँ पर जो है क्या बोला जाता है, इससे यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम बोला जाता है। तो ये समीकरण आपको याद रखना है बस, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा गया, तब तो आपको केवल यहाँ पर ये समीकरण लिख देना है बस, इस तरह से जो मैंने आपको बताया, ये समीकरण लिख के आपको इसके नियम को बता देना है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो है रेखीय समाकलन हमेशा पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर
इस तरह से आपको एम्पियर का परिपथीय नियम लिख देना है जब ये अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। लेकिन मान लीजिए लघु उत्तरी में आ रहा है तो फिर इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको वहां पर, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक तार लिया गया, इस तार का कोई नाम दे दीजिए एक्स और वाई। तो यहाँ पर ये एक तार था, इस तार में आई प्रबलता की धारा बह रही थी और इसमें हम लोगों ने आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ बनाया है जो कि यहाँ पर बिंदु पी से होकर जा रहा है, ये अब सभी को पता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का जो है निगमन करने वाले हैं। ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले तो वही लिखा गया जो यहाँ पर इस फिगर में बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या बताया गया कि माना कागज के तल के लंबवत जो है एक तार है यहाँ पर एक्स वाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है आई प्रबलता की विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो है इसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर केवल इतना ही लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जो कि हम लोगों ने कल्पना करके यहाँ पर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ बनाया था, जिसका कि केंद्र क्या है, ओ है। ये तार जो है पर है, ये ओ कहाँ पर है, इसी तार पर दिया गया है। और वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P, ये जो बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, अगर हम लोग इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, मैंने सूत्र बताया था वृत्ताकार केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का, तो म्यू नॉट आई बटे में हो जाएगा 2 पाई आर। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो फॉर्मूला कितना बनेगा, म्यू नॉट आई इंटू बटे में 2 पाई आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसी चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग क्या करेंगे, रेखीय समाकलन, क्योंकि पहले ही बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है यही यहाँ पर जो है परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या ज्ञात करने वाले हैं, रेखीय समाकलन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, ये तब यूज करना है जब आपको डेरिवेशन करना है। अगर केवल नियम में लिखना है तो आप नियम लिख देंगे, फिर वहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो है, अगर आप यहाँ पर पथ के अनुदिश क्या करते हैं, रेखीय समाकलन, तो अब ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है, ये हो जाएगा सदिश B, इसका आप क्या करने वाले हैं, रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन मतलब DL के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। अब आपको मैंने एक सूत्र बता रखा है कि जो A डॉट B होता है, अगर आप इसका मान ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, ये आपका होता है AB cos थीटा, ये सूत्र यूज किया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, AB cos थीटा। तो उसके अनुसार ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा B, इसके अलावा DL cos, अब थीटा मतलब क्या है, A और B के बीच का कोण। तो यहाँ पर B और DL के बीच का कोण ध्यान दीजिए, देखिए इस चित्र में B और DL दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये आपका इतना आएगा। आप ये पॉइंट बता सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि B और DL एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने के कारण कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोण का मान। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से आप B बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन DL, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग समीकरण 1 से मान रखेंगे B का, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 में भी B का मान मैंने क्या बताया था, म्यू नॉट आई बटे में होता है 2 पाई आर, इतना हो जाएगा इनटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है सरफेस इंटीग्रेशन DL। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए
ये वृत्त दिया गया था, इसी वृत्त पर हम लोगों ने एक छोटा सा भाग लिया यानी कि अल्पांश लिया है। तो इस तरह के छोटे छोटे भागों से मिलकर ये पूरा वृत्त बनेगा कि नहीं, मतलब इन सभी अल्पांशों का अगर आप मान ज्ञात करेंगे, योग करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये वृत्त की परिधि के बराबर इसका मान मिल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर ही ये वृत्त बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस dl का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मान वृत्त की परिधि के बराबर यानी कि 2πr ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप मान रख दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2πr। तो कुल मिला के अब यहाँ पर जो मान आएगा आपका, इसमें ध्यान दीजिए 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन सदिश B.dl, ये वाला पद लिखा मैंने, बराबर में कितना आएगा μ0I। और यही अभी आपको जो है यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम जो है वो बताया गया है। तो इस तरीके से जो है आपको एम्पियर का परिपथी नियम जो है उसका निगमन करना है, ये याद रखिएगा। ये जब निगमन के लिए बोला जाएगा तब आपको ये वहाँ पर यूज करना है। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है यहाँ पर जो है लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यहाँ पर जो है चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र, तो ये आपका होता है, आप लिख सकते हैं चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र। कहाँ पर लिखना है, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर। तो ये क्या होता है, ये अब आपका याद रखिएगा, सूत्र होता है B बराबर μ0NI/L। ये सूत्र होता है B बराबर μ0NI/L, ठीक है। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फिर B बराबर μ0NI, इतना भी आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप ये यूज करिए या फिर ये यूज करिए। और इसमें आप बता सकते हैं कि जहां आपका स्मॉल n जो है ये कैपिटल N/L के बराबर होता है, N/L का मान स्मॉल n लिखा गया है, इसे बोलते हैं प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं प्रणालिका की, ये लिख लीजिए तो पता रहेगा कि क्या है यहाँ पर, प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये यहाँ पर जो है इसका सूत्र हो जाएगा चुंबकीय बल क्षेत्र सदिश का, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल क्या है। यहाँ पर जो है चुंबकत्व के परमाणुवी मॉडल की बात हुई है, तो सभी को पता होना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ये असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है, और प्रत्येक परमाणु में इसका जो केंद्र होता है ये धनावेशित होता है, और यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, नाभिक। और इसी नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, साथ ही अपनी धुरी पर भी क्या करते हैं, घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है एक आवेशित कण है आपका, इसी कारण यहाँ पर जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, आरोपित होता है। और यहाँ पर लगभग चुंबकीय आघूर्ण 90% तक आरोपित होता है। इसी कारण जो है आप बता सकते हैं यहाँ पर जो है इसके द्वारा जो है यहाँ पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या भी की जा सकती है, ठीक है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है इसमें कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ये असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, तो रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी आपको, ठीक है। नाभिक होता है जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है
कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त, मतलब उस कक्षा में तो परिक्रमा कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये अपनी धुरी पर भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसे यहाँ पर चक्रण यानी कि स्पिन बोला जाता है। ये याद रखिएगा, चक्रण यानी कि स्पिन बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ये आवेशित होता है और अतः यहाँ पर जो है कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये धारावाही लूप या फिर चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। किसकी तरह से व्यवहार करता है, ये धारावाही लूप या फिर चुंबकीय आघूर्ण की तरह से व्यवहार करता है। इसी कारण यहाँ पर जो परमाणु होते हैं इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और परमाणु में जो है चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग लगभग जो है 90% ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण जो है होता है। और आप बता सकते हैं इसी आधार पर जो है, इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ये छोटे छोटे यानी कि असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, यानी कि जिसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस कक्षा में तो गति करते रहते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका आवेशित कण है और ये चक्रण करता रहता है। तो ये यहाँ पर जो है परमाणुवी चुंबक यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर धारावाही लूप या फिर चुंबकीय द्विध्रुव की भांति जो है कार्य करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो है उत्पन्न हो जाता है। और इसी आधार पर जो है यहाँ पर पदार्थ में यानी कि विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। छोटी छोटी परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर बात हुई है आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसे सापेक्ष चुंबकशीलता भी बोलते हैं। प्रदर्शित करते हैं म्यू आर से, चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं म्यू से, चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं काई एम से। इनकी परिभाषा के लिए आपको इनके सूत्र पता होने चाहिए, जैसे कि म्यू आर का सूत्र क्या होता है, म्यू बटे म्यू नॉट। मतलब यहाँ पर चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है उससे आप आपेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता बोल सकते हैं। इसका एक सूत्र और भी होता है आपका, म्यू आर बराबर बी बटे बी नॉट, इसके द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका बी बाई एच होता है। बी आपका चुंबकीय प्रेरण होता है और एच यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता होती है। इन्हीं दोनों के अनुपात को चुंबकशीलता यहाँ पर बोला जाता है। काई एम की बात करें तो इसको यहाँ पर परिभाषित करने के लिए जो आप बता सकते हैं कि जो चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता होती है ये चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि H प्रोपोर्शनल टू I के समानुपाती होती है। तो इसी के आधार पर जो है आप चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरह की परिभाषाओं के लिए बस आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो फिर आपको यहाँ पर परिभाषा लिखने में जो है कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सापेक्ष चुंबकशीलता की। मैंने बताया आप इसे सापेक्ष चुंबकशीलता या फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता बोल सकते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता और इससे प्रदर्शित किया जाता है म्यू आर से, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक सूत्र, यानी कि म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू नॉट। बस ये सूत्र याद कर लीजिए, इसी से आपको परिभाषा बना देनी। म्यू यहाँ पर जो है किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता और ये जो है निर्वात या फिर वायु की चुंबकशीलता, इन्हीं दोनों का अनुपात जो है यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता कहलाता है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यानी कि म्यू
तथा निर्वात या फिर वायु की जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसी को मैंने बताया, आप चाहे तो इस सूत्र से भी परिभाषित कर सकते हैं, म्यू आर बराबर बी बटे बी नॉट होता है। इतना एक नोट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब पेपर में आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, जब पेपर में पूछा जाएगा तब आपको वो बताना है। नोट पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसके अलावा अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके लिए जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है इसका मान हमेशा जो है 1 से कम होता है। किसके लिए? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके लिए सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक या फिर बोल सकते हैं बहुत बड़ा होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ये तीनों इनकी जरूरत आपको ऑब्जेक्टिव में जो है पड़ सकती है। तो ये तो बात हो गई आपेक्षिक चुंबकशीलता की। अब आप बात करेंगे किसकी? चुंबकशीलता की। इसके लिए भी मैंने आपको बताया, इसे प्रदर्शित म्यू से करते हैं। सूत्र आप इसका याद कर लीजिए कि म्यू बराबर ये हो जाएगा आपका बी बटे में एच। बस बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण है। एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता है। इन्हीं दोनों का जो अनुपात है इसे चुंबकशीलता बोलते हैं। तो वही बताया गया कि चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण यानी कि बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसे जो है यहाँ पर चुंबकशीलता बोला जाता है। इसके अलावा इसका मात्रक अक्सर पूछा जाता है, तो मात्रक भी याद रखिएगा। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। वेबर प्रति एम्पियर मीटर। मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये आप लोग याद रखिएगा। या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। दूसरा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये देखिए, इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। और इसकी बात करें तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस तरह से शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर मीटर और इसके अलावा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा चुंबकशीलता। परिभाषा के लिए बस सूत्र याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय प्रवृत्ति या फिर इसे चुंबकीय सुग्राहिता भी बोलते हैं। नाम जरूर याद रखिएगा दोनों के। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता होती है यानी कि आई, ये चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता यानी कि एच के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो चुंबकन तीव्रता है यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू एच, ये जो है आपके एच के समानुपाती होती है। ये याद रखिएगा, ये किसके समानुपाती होती है? एच के समानुपाती होती है। ये आपकी चुंबकन तीव्रता आई, ये चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, ये आपका एच। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहाँ पर आई बराबर, इसमें एक नियतांक लगता है काई एम, ये हो जाएगा एच। तो ये जो काई एम लिखा गया है इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ये याद रखिएगा। तो अगर आप यहाँ से इसका मान निकालते हैं यानी कि काई एम बराबर, तो एच इसके बट्टे में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई और बट्टे में हो जाएगा आपका एच। ये फॉर्मूला आ गया।
अब देखिए इसकी परिभाषा अब आप लोग स्वयं लिखिएगा। सूत्र मिल गया, दोनों का अनुपात। अब I और H क्या है ये आपको पहले से ही बता दिया गया। देखिए I यहां पर बताया गया क्या है, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, आप बताएंगे कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, तथा H क्या है आपकी, H है आपके चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किस प्रकार से बताएंगे, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को जो है यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति बोला जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी डेफिनेशन है इनके लिए तो आपको यहाँ पर केवल जो सूत्र हैं वो अच्छे से तैयार रखना है। अगर सूत्र याद रहेंगे तो परिभाषाएं लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने आपको बताया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, लेकिन आगे ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि सापेक्ष चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, ये तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में सॉल्व ही कर लिया है। अब जब हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करेंगे यानी कि म्यू आर और काई एम में संबंध, ये वाला यहां पर हम लोग ज्ञात करेंगे। यानी कि इसमें क्या संबंध होता है ये आपको ज्ञात करना है। बाकी चुंबकशीलता और इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है पहले, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा से। तो यहां पर बताया गया आपको कि चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा से, इससे लिखते हैं H से, फॉर्मूला होता है इसका सूत्र B/μ0 माइनस, यहां पर ध्यान दीजिए इस जगह पर हो जाएगा आपका I। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको किसका, चुंबकीय तीव्रता का। अगर ये याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आपका I अगर इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा H प्लस I बराबर में कितना होगा, B/μ0, इतना हुआ। अब अगर आप यहां से B ज्ञात करें तो μ0 इधर गुणे में आएगा, μ0 ये हो जाएगा H प्लस I, इतना हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें ये जो दिया गया आपको यहां पर I का मान क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने एक परिभाषा बताई थी। यहां पर देखिए I बराबर कितना है, काई m इंटू एच। तो I की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, I की जगह पर लिख सकते हैं आप काई m इंटू एच, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा काई m इंटू एच। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा फिर B बराबर μ0, यहाँ पर H प्लस इसकी जगह पर मान रखेंगे तो काई m इंटू एच। इसके बाद B, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला H हम लोग कॉमन लेंगे इसमें से, तो H कॉमन हो जाएगा, μ0 H प्लस यहाँ पर हो जाएगा काई m, इतना H, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए H कॉमन लिया गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, ऐसा। तो ये इतना आएगा। ये वाला H अगर हम लोग इधर ले आए तो ये हो जाएगा B बट्टे में हो जाएगा H बराबर में हो जाएगा μ0 1 प्लस काई m, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है म्यू का, जिसमें आपको मैंने सूत्र बताया है B/h, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए B/h है, तो B/h की जगह पे कितना लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो ये आएगा आपका म्यू बराबर μ0 और इसके अलावा 1 प्लस काई m। देखिए ये काई m है, x की तरह से एक लाइन ऐसी रहेगी, एक ऐसे बनती है, इसे बोलते हैं काई m। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए म्यू, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में आएगा आपका μ0, वहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरफ 1 प्लस काई m। और इसका लिए भी मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि म्यू आर बराबर होता है आपका μ/μ0, ये आपको पता है। तो कुल मिला के μ/μ0 के जगह पे कितना लिखेंगे, म्यू आर बराबर में हो जाएगा 1 प्लस
काई एम। तो ये आपका यहाँ पर जो है संबंध आ जाएगा। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। म्यू आर क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, और काई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये आपका सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में जो है संबंध हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसकी परिभाषा मैंने इसके पहले ही बता दी आपको। अगला ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये तो एक न्यूमेरिकल आ गया है यहाँ पर बीच में, शॉर्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए। वर्ग माध्य मूल मान यानी कि आपको आई आर एम एस बराबर दिया गया √2, और धारा का शिखर मान यानी कि आई नॉट का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट बट्टे √2। तो कुल मिला के अगर आप आई नॉट ज्ञात करेंगे तो √2 इधर गुणे में आ जाएगा। तो आई आर एम एस इंटू √2, आई नॉट बराबर आई आर एम एस का मान भी √2 है, तो √2 इंटू √2। तो आई नॉट बराबर, अब वहाँ पर 2 गुणे 2 करके 4 मत लिख लीजिएगा, वर्गमूल लगा है इसलिए सीधे सीधे दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। धारा का मान ज्ञात कर रहे हैं इसलिए आप इसको एम्पियर में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मान आ जाएगा एम्पियर में। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, शिखर धारा का मान। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो है थ्योरी में सबसे ज़्यादा पूछे हो जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है आपका, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा एसी वोल्टता को परिवर्तित किया जाता है। तो अगर सिद्धांत की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और एसी वोल्टता को परिवर्तित करता है। फिर आपसे पूछा गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है आपका निम्न एसी वोल्टेज को जो है आपके उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में। और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जस्ट विपरीत होता है, ये उच्च एसी वोल्टेज को जो है निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, ये निम्न को उच्च में परिवर्तित करता है, ये वाला उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो एसी वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है, ऐसे उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं। या फिर आप बता सकते हैं सीधे सीधे कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह जो है एसी वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम में प्रयोग किया जाता है, काम करने के प्रयोग आता है। इतना आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर अंतर बताना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई में। तो ऊंचाई के बारे में मैंने बता दिया कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न एसी वोल्टेज को क्या करता है, उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, उसे यहाँ पर जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो वह ट्रांसफार्मर जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे अपचाई बोलते हैं। देखिए डिफरेंस बोला गया तो चाहे सीधे सीधे परिभाषा लिख दीजिए, ये डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप दूसरा कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसमें हमेशा 2 कुंडलियां होती हैं। तो जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, आपके कौन से ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर की। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो पहली कुंडली होती है इसमें हमेशा फेरों की संख्या अधिक होती है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम। और उसमें जस्ट विपरीत, पहली वाली में कम होगी और दूसरी वाली में फेरों की संख्या अधिक होगी। बाकी आप डायरेक्ट दोनों की परिभाषा लिख दीजिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, वही उन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि होती है वो किसके कारण होती है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहली हानि जो है वो तांबे में हानि, या फिर इसे बोल सकते हैं ताम्र में हानि। तांबे में हानि कब होती है? देखिए बताया गया कि जब प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, मतलब पहली और दूसरी कुंडली में जो है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में जो है
उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। तो यहाँ पर ऊर्जा है जो है ये तांबे के फेरों के रूप में क्षय हो जाती है और कुंडलियों में उत्पन्न उष्मा को अवशोषित करने के लिए कुंडली के चारों ओर ठंडी हवा अथवा तेल जो है यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा भंवर धाराओं में हानि, तो अगर भंवर धाराओं की बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में जो है भंवर धाराएं स्थापित होने से भी जो है कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी तो कुछ ऊर्जा जो है वो उष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी। इस हानि को ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित करके कम किया जा सकता है। मतलब अगर इस हानि को कम करना है तो इसके लिए जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है इसको आप पटलित बना दीजिए, पटलित करके इस हानि को जो है यहाँ पर कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो फ्लक्स हानि की, तो फ्लक्स हानि की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं कि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन जो है कभी भी पूर्ण नहीं होता है। युग्मन कभी भी क्या होता है, पूर्ण नहीं होता है। अतः प्राथमिक में जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से नहीं गुजरता है। ये लोग याद रखिएगा। यहाँ पर पूर्ण युग्मन नहीं होने का मतलब क्या है कि प्राथमिक में जनित जो है संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स वो आपका द्वितीय से नहीं गुजरता है। इसके अलावा शैथिल्य हानि की बात करें तो आप बता सकते हैं AC यानी कि प्रत्यावर्ती उल्टा के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रोड जो है वो चुंबकित और विचुंबकित होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा जो है वो उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, क्षय होती है। और इस हानि को कम करने के लिए क्रोड ऐसी चुंबकीय मिश्र धातु का बनाते हैं जिसके लिए शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल जो है वो कम से कम हो। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। बाकी अगर आपने ध्यान से सुन लिया है तो एक दो बार आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, सिद्धांत। इसके अलावा ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर, इसके अलावा यहाँ पर जो है इसकी हानियों के बारे में। बाकी यहाँ पर मैंने आपको एक डेरिवेशन भी कराया है ट्रांसफार्मर से संबंधित, यहाँ पर उल्टता के लिए, ठीक है, वो आपको डेरिवेशन तैयार करना है। साथ ही यहाँ पर इसकी बनावट वगैरह भी पूछी जा सकती है कि ट्रांसफार्मर की संरचना बताइए, ये भी आपसे पूछा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। ट्रांसफार्मर क्या है ये मैंने अभी आपको बताया है। आप बता सकते हैं सीधे सीधे कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो AC वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है, ऐसे उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये तो ट्रांसफार्मर की बात हो गई। अब यहाँ पर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो है दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये पहली कुंडली है, ये आपकी द्वितीयक कुंडली है। इसमें फेरों की संख्या कम, यहाँ पर फेरों की संख्या अधिक होती है। अपचाई में जस्ट विपरीत होता है, इसमें द्वितीयक में फेरों की संख्या कम और पहले में फेरों की संख्या अधिक होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये आपका ट्रांसफार्मर का यहाँ पर पूरा बनावट दी गई संरचना। तो यहाँ पर देखिए इसमें आयताकार ये पत्तियाँ लगी होती हैं, इस तरह से आयताकार पत्तियाँ होती हैं और ये सभी पत्तियाँ जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर रख कर जो है इस तरह से मोटी क्रोड बना ली जाती है, पटलित क्रोड। देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पत्ती, इसके ऊपर जो है इस तरह से यहाँ पर आयताकार पत्तियाँ रखते चले जाते हैं। जैसे कि एक पत्ती, इसके ऊपर दूसरी पत्ती, फिर उसके ऊपर तीसरी पत्ती, इस तरह से रख कर जो है यहाँ पर इन सभी पत्तियों को क्या करते हैं, पटलित क्रोड बना लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। तो वही ध्यान दे, इसमें बताया गया है कि इसमें नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां जो है वो प्रयोग में लाई जाती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं, आयताकार, किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की। और इनका स्वप्रेरण गुणांक जो होता है ये बहुत ही अधिक होता है। और इन पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर पटलित क्रोड बना लेते हैं। इन सभी पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर जो है क्या किया जाता है, पटलित क्रोड बना लिया जाता है। और ऐसा करने से चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण जो है वो सबसे अधिक होता है। ये याद रखिएगा, जब पटलित क्रोड बना लिया जाता है तो ऐसा करने से चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण यानी कि पास पास चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो हो जाती हैं। तो ये आपको बनावट बता दी गई है। इसके अलावा इसमें हमेशा दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कम फेरों वाली
तांबे की मोटे तार की कुंडली को जो है पहली कुंडली, और यहाँ पर जो है अधिक फेरों वाली तांबे के पतले तार की कुंडली को द्वितीयक कुंडली बनाते हैं। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में यही दोनों कुंडलियां परस्पर बदल जाती हैं। बस सेम टू सेम जैसा यहाँ पर बना हुआ है चित्र में वही चीज़ें लिख देना है कि यहाँ पर जो है एक तो नर्म लोहे की आयताकार पटलित यहाँ पर जो है पत्तियां प्रयोग में लाई जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर रख कर इनको पटलित क्रोड बना लिया जाता है। यहाँ पर इन पत्तियों का स्वप्रेरण गुणांक बहुत अधिक होता है। प्रेरण यहाँ पर जो है यानी कि जब पटलित क्रोड बना ली जाती है तो पटलित क्रोड बनने के कारण जो है यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, इसके कारण जो है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको पटलित क्रोड बनाया जाता है। इसमें दो प्रकार की आपकी कुंडलियां प्रयोग होती हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पहली कुंडली जो होती है आपकी ये मोटे तार की और कम फेरों वाली होती है। द्वितीयक कुंडली जो होती है पतले तार की और अधिक फेरों वाली होती है। और यही सेम यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर में यही कुंडलियां बदल जाती हैं। बस इतना ध्यान रखना है, तो ये इसकी बनावट हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, मतलब इसका परिभाषा आपको बतानी है। इनके संचरण का आरेख दर्शाइए और वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध लिखिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं, इसको समझने के लिए आप ये फिगर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इस दिशा में यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है और ये आपका वाई अक्ष की दिशा में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किया गया। आपको पता है एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों यहाँ पर लंबवत हैं। तो जो तरंग संचरित होगी वो इन दोनों के लंबवत, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस तरीके से यहाँ पर जो तरंग संचरित होती है इससे ही बोला जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। यही आप यहाँ पर इसका जो है ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से याद रखिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो तरंग संचरण की दिशा जो होगी वो इसके लंबवत होगी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि वे तरंगे जिनमें वैद्युत और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र सदिश जो है परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों परस्पर लंबवत और इसके अलावा समान कला में होते हैं। और यहाँ पर इनके लंबवत जो है इन तरंगों का संचरण होता है। यहाँ पर जो है इन्हीं के लंबवत तरंगे संचरित होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा किसकी बात हुई कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध। यहाँ पर आपको वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में क्या करना है, संबंध। तो अब ध्यान दीजिए, याद करना है। तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि माना वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के तात्क्षणिक मान तो यहाँ पर जो है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के जो है तात्क्षणिक मान की अगर बात करें तो जो वैद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक मान होता है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ये होता है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका होता है B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करें के की, तो के क्या है, ये तरंग संख्या है। के को यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो के लिखा गया है ये तरंग संख्या है। अगर ओमेगा की बात की जाए तो ओमेगा क्या है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति हो जाएगी। इसके अलावा क्या यूज हुआ है, ई नॉट और बी नॉट, ई नॉट और बी नॉट, सॉरी ई नॉट और बी नॉट, ये दोनों ई और बी के मैक्सिमम मान होते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं क्रमशः ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा
बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मान, इसे महत्तम मान बोल सकते हैं या फिर आयाम बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, चलिए मान लेते हैं ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप बता सकते हैं कि समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। देखिए चाहे तो आप यहाँ पर अवकलन कर लीजिए या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर डायरेक्ट आप इसकी जगह पर मैक्सवेल का समीकरण यूज करिए। चलिए इसको ना लिख के हम लोग देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैक्सवेल के समीकरण से, तो अगर मैक्सवेल के समीकरण की बात करें तो ये आपका होता है dE/dx बराबर माइनस dB/dt। ये आपका मैक्सवेल का समीकरण होता है dE/dx बराबर माइनस dB/dt, इतना होता है। अब इसमें आप समीकरण 1 और 2 से E और B के मान रखिए। यहाँ पर आप बता सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है d/dx। ई का आप मान रखिए, तो ई का जब मान रखेंगे तो ई का मान आपका ये है E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx, इतना हो जाएगा। फिर बराबर में देखिए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका d/dt। अब की बार देखिए, अब b का मान रखेंगे तो b का मान आपको ये वाला रखना है B0 साइन ओमेगा टी माइनस kx, इतना आया। अब इसमें देखिए इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। चलिए इसको हम लोग अगले पेज पे लिख लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए d/dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो E0 तो वही रहेगा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos, तो ये बनेगा cos ओमेगा टी माइनस kx, इतना आया। अब आपको पता है कि यहाँ पर साइन का अवकलन क्या पहले तो cos के रूप में आ गया। अब आपको इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा। अवकलन किसके सापेक्ष है, यहाँ पर x के सापेक्ष। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t वाला पद तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर x का कितना होगा 1, तो कितना बचेगा माइनस का k, तो वही माइनस का k आपका आगे आ जाएगा। अगले वाले में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस, ये तो आपका B0 है, ये ऐसा ही रहेगा। अब साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब की बार t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस kx, और इसके अलावा अब ध्यान दीजिए t के सापेक्ष है तो अब की बार इसका 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ओमेगा, तो ओमेगा लिख दीजिए आप। बाकी x का आपकी बार 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के एक तरफ आपका t के सापेक्ष और दूसरी तरफ आपका x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर एक तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका k E0 बराबर ओमेगा B0। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मान जो है इतना मिल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है E0, इस तरीके से ये मान दिया गया। अगर B0 को इधर ले आए तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा बट्टे में हो जाएगा k, और आपको पता है यहाँ पर कि ओमेगा बाई के बराबर होता है c, जिससे आप प्रकाश की चाल बोलते हैं। कुल मिला के E0 बट्टे B0 बराबर आ जाएगा c। तो यही आपका जो है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि E और B एक ही कला में है, या फिर बोल सकते हैं समान कला में है, एक ही
कला में है, या फिर आप बोल सकते हैं एक ही कला में है, या फिर समान कला में है। तो एक ही कला में है, तो इसका मतलब इसे आप जहाँ पर E नॉट बटे B नॉट लिखा गया, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं E/B बराबर C, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आयाम में संबंध हो जाएगा, यानी कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है ये यहाँ पर मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बता दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जहाँ पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और इन दोनों के लंबवत आपके तरंग संचयित होती है, तो उस तरंग को बोलते हैं यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंग। या फिर दूसरे तरीके से बता सकते हैं जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, इनके सभी गुण जो है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि गुण का पढ़ लीजिए। बाकी परिभाषा मैंने बता दी है कि वे तरंगे सेम वही है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं, और इनके लंबवत ही जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है। तो ये परिभाषा तो सेम लिखनी है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिए कि ये तरंगे जो है प्रकाश की भांति परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। ये याद रखना है कि ये तरंगे जो है प्रकाश की तरह से अपवर्तित और इसके अलावा जो है परावर्तित होती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा किसके बारे में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, कि ये जो है प्रकाश की तरह से परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। इसके अलावा दूसरे गुण की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इनकी ऊर्जा जो है ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है, यानी कि ऊर्जा जो होती है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में बंट जाती है। इसके अलावा तीसरे गुण की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये तरंगे त्वरित आवेश द्वारा जो है या फिर त्वरित आवेशित कणों द्वारा जो है उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अगले गुण की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप दूसरे तरीके से क्या बता सकते हैं कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इस तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं कि इन तरंगों की प्रवाह की जो दिशा है इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र दोलन करता है, और इन दोनों दिशाओं के अभिलंब दिशा में जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है, क्योंकि पहले ही बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये जो है तीनों एक दूसरे के अभिलंबवत दिशा में होते हैं। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती हैं, अतः वे वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। ये याद रखिएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उदासीन होती हैं और ये जो है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विस्थापित यानी कि विक्षेपित यहाँ पर नहीं होती हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगला गुण, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या बताया गया कि निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। कहाँ पर, यहाँ पर जो है निर्वात की बात हो रही है जिसका मान हमेशा 3×10⁸ के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पहले भी ज्ञात कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है ये आपकी कहाँ थी, ये आपकी निर्वात में थी, और माध्यम में होती है V बराबर 1/μ इंटू एप्सिलॉन। वहाँ पर क्या था, μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये तरंगे जो है आपकी वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होती हैं, परंतु फोटोग्राफिक प्लेट को जो है प्रभावित करती हैं। ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में तो प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। इसके अलावा अगले गुण या अगली विशेषता की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इन तरंगों से प्रकाशिक प्रभाव जो है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण ही जो है
होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पॉइंटिंग सदिश जिसे आप यश से निरूपित करते हैं, इसका मान होता है 1/μ0 बराबर सदिश E क्रॉस B से बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश। इसका जो औसत मान होता है तरंग की तीव्रता को परिमाण व दिशा दोनों में ही जो है यहाँ पर दर्शाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने। देखिए यहाँ पर मैंने आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लगभग 10 से 11 पॉइंट बता दिए हैं। आपको सारे नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इन सभी तरंगों के जो गुण हैं इसमें से 5 या 6 गुण जरूर याद कर लीजिए। एग्जाम में जब भी आएगा तो वहां पर बोला जाएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके गुण लिखिए। तो अब पूरे 10 के 10 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 या 7 पॉइंट आपको जरूर याद होने चाहिए। तो जितने भी हैं उनको आप विशेष रूप से यहाँ पर जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये याद रखिएगा, सारे पॉइंट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से 4 नंबर का आएगा। तो बस आपसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके गुण बताइए या फिर इनके उपयोग बताइए, इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसका जो ग्राफ बताया गया किस तरह से इसके यहाँ पर चित्र को बनाना है वो सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।